हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एक वीक बचा है बस लास्ट वीक एमपी सेट के एग्ज़ाम में। तो हम लोग पेपर फर्स्ट रिवाइज कर रहे हैं, जिसका यूनिट 1 में आपको रिवाइज करवा चुकी थी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ रहा है, तो वहाँ जाकर देख सकते हो। आज हम रिवाइज करेंगे यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें PYQ MCQ दोनों रहेंगे। तो रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस करना। और वैसे जो एमपी सेट का एग्ज़ाम होता है उसमें नेट जैसे टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेट में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो ऑप्शन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो प्रैक्टिस की बस ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ प्राइमरी सर्वे ऑफन कॉल्ड? प्राथमिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? मेन सर्वे, पायलट सर्वे, सेकेंडरी सर्वे या फिर एक्सप्लोरेटरी सर्वे? तो ये 2024 का एमपी सेट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इजी है। प्राइमरी सर्वे जो होता है उसको पायलट सर्वे कहा जाता है। हाँ, आपने सुना होगा ना कि पायलट प्रोजेक्ट इस राज्य में चलाया जा रहा है, या फिर कोई भी सरकार योजना लेकर आती है तो उसको कुछ राज्यों में पहले लागू करके देखती है, एक छोटे एरिया में, छोटे क्षेत्र में लागू करके देखती है। उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलती हैं कि इसको 4-5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इस योजना का। तो इस तरह से जो प्राइमरी सर्वे होता है उसको पायलट सर्वे कहा जाता है, ताकि जो पायलट सर्वे में कुछ अगर गलतियां हो रही है, कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो उसमें कर ली जाए, ताकि जो मेन सर्वे होने वाला है उसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च व्हाट डज द टर्म कंट्रोल रेफर टू? प्रायोगिक अनुसंधान में कंट्रोल शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रायोगिक स्थितियों को बढ़ाना, प्रायोगिक स्थितियों को नियंत्रित या सीमित करना, प्रायोगिक स्थितियों की उपेक्षा करना या फिर प्रायोगिक स्थितियों को अधिकतम करना? तो ये भी 2024 का पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही ईजी है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, और ऑप्शन में भी आपको दिख जाएगा प्रायोगिक स्थितियों को नियंत्रित या सीमित करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। What is the first step researcher must be aware of the when developing skill in computer data analysis? कंप्यूटर डेटा विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को सबसे पहले किस कदम के बारे में पता होना चाहिए? स्टोरिंग द डेटा इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने के बारे में। एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन के बारे में। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग, डेटा संगठन और कोडिंग के बारे में। या फिर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर पैकेज, उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन करने के बारे में। तो ये भी इजी है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन और कोडिंग सबसे पहले होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट लेआउट? एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट में 3 मुख्य घटक क्या होते हैं? तो सबसे पहले प्रारंभिक पृष्ठ होता है, फिर मुख्य पाठ आता है, मेन टेक्स्ट आता है, और फिर अंत वस्तु एंड मैटर आता है। तो ये भी बहुत इजी था। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक जो फॉर्मल रिसर्च रिपोर्ट होती है वो 3 बोर्ड सेक्शन में डिवाइड होती है। प्रिलिमिनरी पेज होता है, फिर मेन टेक्स्ट होता है, फिर एंड का मैटर होता है। जो प्रारंभिक पृष्ठ होता है उसमें क्या होता है? टाइटल होता है, प्रीफेस होता है, प्रस्तावना, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। मेन टेक्स्ट में इंट्रोडक्शन आता है, मेथडोलॉजी आती है और फाइंडिंग्स आती है, और एंड मैटर में रेफरेंसेस आते हैं, बिब्लियोग्राफी आती है और अपेंडिक्स आते हैं। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट कॉल्ड? सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? एथिक्स, मोरल्स, वैल्यूज या फिर प्रिंसिपल्स? तो एथिक्स कहा जाता है सही गलत आचरण के सिद्धांत को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च? वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता क्या है? सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, इमोशनलिज्म या फिर स्पेक्यूलेशन? तो अटकलें तो नहीं होगा, भावुकता भी नहीं होनी चाहिए साइंटिफिक रिसर्च में, और सब्जेक्टिविटी भी नहीं होती है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी हो जाएगी ना तो बायस्ड हो जाएगी वो। ऑब्जेक्टिविटी विशेषता है वैज्ञानिक अनुसंधान की, क्योंकि अनबायस्ड होती है। जैसे कि आपने पेपर दिया, एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे, अगर उसमें बी आंसर सही है तो कोई भी पेपर चेक कर ले, या फिर किसी भी बच्चे का पेपर चेक हो, सबके लिए उसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें क्या होता है, किसी बच्चे को जो टीचर था उसने 4.5 नंबर दे दिए, किसी को 5 नंबर दे दिए, किसी को 6 नंबर, तो वो बायस्ड हो सकता है।
इन विच टाइप ऑफ रिसर्च इज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड? किस प्रकार के शोध में कार्य कारण, कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? हिस्टोरिकल रिसर्च में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित किया जाता है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कॉज होता है, कारण, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इफेक्ट होता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है इस कारण का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, आपकी अगर तबीयत खराब है, सर्दी खांसी कोल्ड वगैरह हो रहा है और एक काढ़े पर रिसर्च की गई है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए क्या है, काढ़ा बनाया गया है, तुलसी आंवला वगैरह को मिला के, किसी भी चीज़ को मिला सकते हैं, उसको मिला के काढ़ा बनाया गया है। तो यहाँ पर काढ़ा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कॉज है, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको मैनिपुलेट, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, और उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर, मतलब आपकी तबीयत पर, आपकी सर्दी खांसी पर पड़ेगा उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब काढ़े का प्रभाव। तो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो कारण होता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो कौन सी रिसर्च में होता है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? परिकल्पना या हाइपोथेसिस क्या होती है? अ फाइनल रिजल्ट, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, अ प्रूवन फैक्ट या फिर अ रिसर्च क्वेश्चन? तो जो हाइपोथेसिस होता है वो टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक अस्थायी कथन होता है। हम क्या करते हैं, कोई भी रिसर्च करने से पहले एक हाइपोथेसिस, एक अजम्पशन करके चलते हैं। जैसे मुझे रिसर्च करनी है कि अगर आप डेली आधा घंटा वॉक करोगे, चलोगे, तो उससे आपका वजन 1 महीने में 5 किलो कम हो जाएगा, ठीक है। इस पर ये मैंने क्या किया है, हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना की है, अजम्पशन किया है कि ऐसा होगा। अब इस हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करूंगी, अगर ये सही निकलता है तो मेरी रिसर्च सही हो जाएगी, अगर नहीं निकलता है तो गलत हो जाएगी। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक अस्थायी कथन होता है जो कि मैंने सोच लिया, इस हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करूंगी रिसर्च के दौरान। तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, टेंटेटिव स्टेटमेंट। द सैम्पलिंग एरर यूजुअली डिक्रीजेज विथ, जो नमूनाकरण त्रुटि होती है आमतौर पर किसके साथ कम हो जाती है? डिक्रीज इन सैंपल साइज, इंक्रीज इन सैंपल साइज, रैंडमाइजेशन या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारी जो सैम्पलिंग की एरर है वो कम होती जाती है। द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और चेंज्ड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड, वह चर जिसे शोधकर्ता द्वारा बदला या हेरफेर किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कौन से वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? निम्न में से कौन सी गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि है? तो सबसे पहले तो ये समझो कि सैंपल होता क्या है, ठीक है। कोई भी कंपनी होती है, आपने देखा होगा, एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसका एक छोटा सा कुछ निकालती है, जैसे कि पहले के टाइम पे एक फेयर एंड लवली का वो छोटा सा पाउच बहुत आता था जो न्यूज़पेपर में चिपका हुआ आता था। या फिर आप सैंपल को इस तरह से भी समझ सकते हो कि आपको अगर आपने चावल बनाया है, ठीक है, चावल बनाया तो सारे चावलों को तो आप चेक करोगे नहीं कि चावल पका है या नहीं पका है, उसमें से एक दो चावल को उठाओगे और ऐसे प्रेस करके उसको अपने फिंगर से आप चेक कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो पक चुका है। या फिर आपने कोई भी चीज़ बनाई है, ठीक है, कोई भी डिश बनाई है, आप थोड़ा सा उसको एक चम्मच लेके टेस्ट करोगे तो वो सैंपल हो जाएगा उसका कि हाँ पूरा जो भी आपने बनाया है, सब्जी वगैरह जो भी बनाई है वो बिल्कुल ठीक बनी है, तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। अब जो सैम्पलिंग होती है वो दो टाइप की होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें पूछा है कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर कोटा सैम्पलिंग।
तो ये जो ऊपर की तीनों हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। और कोटा सैम्पलिंग इसमें जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। मैं आपको समझा देती हूँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडमली आपने किसी को चूज कर लिया, ठीक है, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपने जैसे रिलीजन के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप बना दिया आपने, मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप बना दिए, उसमें से फिर आप चूज कर रहे हो, तो वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो जाएगी। क्लस्टर सैम्पलिंग वो होती है जिसमें ग्रुप पहले से बना हुआ है ना, ग्रुप पहले से बने हुए हैं और फिर आप चूज कर रहे हो। और इसी में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक और सैम्पलिंग आती है, सिंपल हो गई, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जिसमें इक्वल जो रेगुलर इंटरवल होते हैं उसमें से आप चूज करते हो। जैसे कि आपको हर 5वें व्यक्ति को चूज करना है, हर 10वीं पर्ची आपको निकालनी है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। तो ये 4 मैंने आपको बता दी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी हो जाएगी, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग वो होती है जिसमें आप किसी स्पेशल क्वालिटी के बेसिस पर चूज करते हो। जैसे कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि हमको सिर्फ उन्हीं को चूज करना है, उन्हीं का सैंपल लेना है जिनके दो बच्चे हैं, या फिर सिर्फ उन्हीं का सैंपल लेना है जो अनमैरिड है, या फिर सिर्फ उन्हीं का सैंपल लेना है जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है। इस तरह से आपने कुछ भी एक स्पेशल क्वालिटी डिसाइड कर दी, इसके बेसिस पर हमको सैंपल निकालना है, तो उसको कोटा सैम्पलिंग कहा जाता है। पॉजिटिविज्म एज अ रिसर्च फिलॉसफी एसोसिएटेड विथ, शोध दर्शन के रूप में प्रत्यक्षवाद किससे संबंधित है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च या फिर फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। तो 2 टाइप के होते हैं ये, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव से संबंधित है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वालिटेटिव से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉजिटिविज्म पूछा है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च। पॉजिटिविज्म बात करता है कि एक ट्रू ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, वहीं पर पोस्ट पॉजिटिविज्म ये बताता है कि आपकी जो सेंसेस होती है उनकी एक लिमिटेशन होती है, तो जो रियलिटी है वो पूरी तरह से आप नहीं जान सकते, वो पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है। और वो जो पॉजिटिविज्म होता है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, उसमें न्यूमेरिकल डेटा जिसको आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, इसलिए ये पॉजिटिविज्म में आता है। In qualitative research, the researcher aims to generalize result to the population, gain an in-depth understanding of a phenomena, test a statistical hypothesis या फिर use large scale numerical data। तो न्यूमेरिकल डेटा मैंने आपको अभी बताया किस में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा टेस्ट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, सांख्यिकी, ये भी नहीं आएगा। गेन एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमिना, किसी घटना की गहराई से समझ प्राप्त करना, हाँ ये बिल्कुल आएगा। और जनरलाइज रिजल्ट टू अ पॉपुलेशन, जनसंख्या के लिए परिणामों का सामान्यकरण करना, नहीं, वो तो जो भी पार्टिसिपेंट है उसके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी एंड फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस एंड मीनिंग इन डेप्थ रेदर देन मेजरिंग देम न्यूमरिकली। न्यूमरिकली मेजर किस में होता है, क्वांटिटेटिव में होता है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस है ना, उनको इन डेप्थ में स्टडी किया जाता है। रिसर्च गैप रेफर्स टू, अनुसंधान अंतराल का तात्पर्य क्या है, द टाइम गैप बिटवीन टू रिसर्चर प्रोजेक्ट, एन एरिया वेयर इंफॉर्मेशन और नॉलेज इज मिसिंग, अ मिस्टेक मेड बाय द रिसर्चर, द डिफरेंस बिटवीन अ सैम्पल एंड अ पॉपुलेशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रिसर्च गैप मतलब क्या होता है, एन एरिया वेयर इंफॉर्मेशन और नॉलेज इज मिसिंग, वह क्षेत्र जहाँ पर जानकारी या ज्ञान की कमी हो जाती है, उसको रिसर्च गैप कहा जाता है। A researcher conducts a study to examine the effect of a new teaching method on students' performance. Here, students' performance in which type of variable? एक शोधकर्ता छात्रों के प्रदर्शन पर एक नई शिक्षण पद्धति के प्रभाव की जांच के लिए एक अध्ययन करता है। यहाँ पर छात्रों का जो प्रदर्शन है वो किस प्रकार का चर या वेरिएबल है। तो अभी मैंने आपको समझाया था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कारण होता है और उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो नई शिक्षण पद्धति है, कोई नई टीचिंग मेथड है, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर। जैसे मान लो नई शिक्षण विधि क्या है,
कि आपने पहले से ही बच्चों को जो नोट्स थे वो दे दिए और बोला है कि आपको घर से पढ़ के आना है और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, नई शिक्षण पद्धति है। अब इसका क्या प्रभाव किस पर पड़ेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। What is the correct sequence of steps in the research process? शोध प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या होता है? डेटा कलेक्शन होता है, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है, फिर रिसर्च की डिज़ाइन तैयार की जाती है और फिर रिपोर्ट राइटिंग होती है, या फिर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन ऑफ डेटा कलेक्शन, रिसर्च की डिज़ाइन तैयार करना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, डेटा एनालिसिस या फिर डेटा कलेक्शन। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, उसी पर तो रिसर्च करोगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का सिलेक्शन होगा, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाओगे अपनी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट कि अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक अस्थायी कथन बनेगा। फिर रिसर्च की डिज़ाइन तैयार की जाएगी और फिर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टेक्निक यूज्ड व्हेन। स्नोबॉल नमूनाकरण एक तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब जनसंख्या बहुत बड़ी हो, जनसंख्या तक पहुंचना, उसे ढूंढना कठिन हो, प्रत्येक सदस्य के पास चयन का समान अवसर हो, या फिर शोधकर्ता एक अत्यधिक प्रतिनिधि नमूना चाहता हो। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग तब होती है जब जो पॉपुलेशन है उस तक पहुंचना या उसको ढूंढना कठिन हो। जो हिडन ग्रुप्स होते हैं उन पर सैम्पलिंग करना, उन पर रिसर्च करना स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। द पॉपुलेशन इज हार्ड टू रीच और फाइंड। अ नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट। एक शून्य परिकल्पना क्या बताती है? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, there is no significant relationship or difference between variables, the research result will be positive, या फिर the sample size is insufficient। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ, देखो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एक अस्थायी कथन होता है, एक अजम्पशन होता है जिसको आप टेस्ट करते हो। तो दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, H1 और H0। ठीक है, H1 हाइपोथेसिस में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई संबंध होता है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में कोई ना कोई संबंध होता है। जो नल हाइपोथेसिस होती है उसमें दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है। ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, मतलब इसमें संबंध नहीं है, क्रॉस का साइन है। दोनों वेरिएबल्स के बीच में संबंध नहीं होता है, वो नल हाइपोथेसिस होती है। और दोनों वेरिएबल के बीच में संबंध होता है, वो H1 हाइपोथेसिस होती है। अब देखो यहाँ पर आप किसको टेस्ट करते हो? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान, रिसर्च के दौरान कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, H0 हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। कैसे टेस्ट करोगे? तो अगर आपने H0 नल हाइपोथेसिस को अगर सिलेक्ट कर लिया है तो आपकी जो H1 ये वाली जो एक्चुअल हाइपोथेसिस थी ये रिजेक्ट हो जाएगी। और इसको अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है तो जो H1 एक्चुअल रिसर्च एक्चुअल हाइपोथेसिस है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो उल्टा संबंध होता है दोनों के बीच में। H0 को अगर रिजेक्ट किया है तो H1 सिलेक्ट हो जाएगी, H0 को अगर सिलेक्ट किया है तो H1 रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहीं पर एरर भी समझ लो, दो टाइप की एरर होती है। टाइप 1 एरर जिसको अल्फा एरर भी कहा जाता है, और टाइप 2 एरर जिसको बीटा एरर भी कहा जाता है। टाइप 1 एरर मतलब बड़ी गलती, टाइप 2 एरर मतलब छोटी गलती। यहाँ पर समझेंगे कैसे ये बड़ी गलती है, कैसे ये छोटी गलती है। तो टाइप 1 एरर कब होती है? जब आप गलती से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो, गलती से। ठीक है, आपने H0 को गलती से रिजेक्ट कर दिया तो H1 क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। मान लो आपने एक दवाई बनाई है कोई भी बीमारी के लिए, ठीक है, तो अगर आपकी दवाई गलत बन गई है तो H0 को गलती से अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो H1 सिलेक्ट हो जाएगी। तो जो गलत दवाई है वो मार्केट में आ जाएगी और वो ज़्यादा नुकसान करेगी। वहीं पर अगर आपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको गलती से सिलेक्ट कर लिया तो जो आपकी एक्चुअल हाइपोथेसिस है वो गलती से रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट हो जाएगी मतलब आपने सही दवाई बनाई थी वो मार्केट में नहीं आ पाएगी, जो कि इतनी बड़ी गलती नहीं है। कोई भी चीज़ आप किसी को दे रहे हो या मान लो कोई भी टीचर आपको समझा रहा है तो गलत नॉलेज देने से अच्छा है आप नॉलेज को ना दो। ठीक है, तो इसलिए जो टाइप 1 होती है वो बड़ी गलती होती है, टाइप 2 छोटी गलती होती है।
तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका? नल हाइपोथेसिस क्या बताता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि दोनों चरों के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स। प्लेजियरिज्म इन रिसर्च इज एन इश्यू रिलेटेड टू, शोध में जो साहित्यिक चोरी होती है वो किससे संबंधित मुद्दा है? रिसर्च की डिज़ाइन से, रिसर्च के एथिक्स से, डेटा एनालिसिस से या फिर सिलेक्शन ऑफ सैंपल से? तो रिसर्च की जो एथिक्स होती है, नैतिकता होती है, सही गलत जो आप सोचते हो कि ये करना सही है या गलत है, तो साहित्यिक चोरी का संबंध एथिक्स से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, निम्न में से कौन सा शोध के उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का वर्णन करता है? रियलिटी इज सिंगल एंड ऑब्जेक्टिव, रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड एंड मल्टीपल, ओनली क्वांटिटेटिव मेथड आर वैलिड, रिसर्च इज कम्प्लीटली वैल्यू फ्री। तो अभी मैंने आपको दोनों समझाया था, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या होता है? जो सिंगल रियलिटी पर बेस्ड होता है, क्वांटिटेटिव डेटा पर बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल डेटा पर बेस्ड होता है, जिसको मेजर किया जा सकता है। वहीं पर जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है वो बताता है कि आपकी जो सेंसेस है उसकी एक लिमिटेशन होती है, तो जो रियलिटी होती है उसको आप पूरी तरह से नहीं जानते हो, तो वो मल्टीपल कंस्ट्रक्टेड होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगल ऑब्जेक्टिव तो पॉजिटिविज्म से संबंधित है, क्वांटिटेटिव मेथड भी पॉजिटिविज्म से संबंधित है, और वैल्यू फ्री तो नहीं होती है। यहाँ पर लिखा भी है, पोस्ट पॉजिटिविज्म रिजेक्ट द आइडिया दैट देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, आइडिया को रिजेक्ट करता है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, क्योंकि आपकी सेंसेस की भी लिमिटेशंस होती है, वो पूरी सच्चाई को नहीं जानती है। इट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, मीनिंग डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट ट्रुथ और रियलिटीज, हर अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेजरिज्म इन रिसर्च, शोध में साहित्यिक चोरी का उदाहरण कौन सा है? यूजिंग अ पीयर रिव्यूड सोर्स विद साइटेशन, प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया एज योर ओन, कंडक्टिंग अ पायलट स्टडी बिफोर द मेन रिसर्च, या फिर कोलेबरेटिंग विद अदर रिसर्चर्स ऑन अ प्रोजेक्ट। तो सामने दिख रहा ऑप्शन से समझ में आ जाएगा, प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया एज योर ओन, किसी और के आइडिया को अपना बता के प्रेजेंट करना, इसको क्या कहा जाता है? साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म। जैसे कि अभी जो AI समिट हुआ था दिल्ली में, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया वो इसी का एग्जाम्पल हो सकता है। वो जो रोबोट है उसको अपना बना के प्रेजेंट कर दिया, जो कि बहुत गंदी वाली बेइज्जती करवाई है इंडिया की। इन एन APA स्टाइल रेफरेंस वेयर इज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन प्लेस्ड, APA शैली के संदर्भ में प्रकाशन के वर्ष को कहाँ रखा जाता है? एट द वेरी एंड ऑफ द रेफरेंस, इमीडिएटली आफ्टर द ऑथर्स नेम, आफ्टर द टाइटल ऑफ द बुक, या फिर बिफोर द ऑथर नेम। तो जो प्रकाशन का वर्ष है उसको ऑथर के नाम के बाद में रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस, जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसका फाइनल स्टेप, अंतिम चरण कौन सा होता है? डेटा एनालिसिस करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करना, रिपोर्ट राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, रिपोर्ट लेखन करना, या फिर लिटरेचर का रिव्यू करना। तो सबसे लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग की जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which ICT application is best suited for creating chart and graph for data presentation? डेटा प्रस्तुति के लिए चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए कौन से ICT अनुप्रयोग सबसे उपयुक्त है? MS वर्ड का, MS एक्सेल का, नोटपैड का, या फिर MS आउटलुक का? तो चार्ट और ग्राफ बनाना है तो स्प्रेडशीट का यूज़ करेंगे, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट मिल जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन रिसर्च एथिक्स फॉल्सिफिकेशन रेफर्स टू, शोध नैतिकता में मिथ्याकरण का क्या तात्पर्य होता है? कॉपिंग समवन एल्स वर्क, किसी और के काम की नकल करना, मैनिपुलेशन रिसर्च मटेरियल और चेंजिंग डेटा, शोध सामग्री में हेरफेर करना या डेटा को बदलना, नॉट गिविंग अ बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची न देना, या फिर यूजिंग अ स्मॉल सैंपल साइज, छोटा नमूना आकार का उपयोग करना। तो फॉल्सिफिकेशन मतलब होता है शोध सामग्री में हेरफेर करना, उसको मैनिपुलेट करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मैनिपुलेटिंग रिसर्च मटेरियल और चेंजिंग डेटा। Which research method is most suitable for studying the evolution of a educational policy over the last 50 years? पिछले 50 वर्षों में शैक्षिक नीति के विकास का अध्ययन करने के लिए
कौन सी शोध पद्धति सबसे उपयुक्त है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो आपको पास्ट इवेंट की स्टडी करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सुधार करने हैं, तो उसके लिए हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A researcher conduct a study to solve a specific practical problem facing a local community. This is an example of। एक शोधकर्ता स्थानीय समुदाय के सामने आने वाली एक विशिष्ट व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए अध्ययन करता है। किसका उदाहरण है? फंडामेंटल रिसर्च का, अप्लाइड रिसर्च का, हिस्टोरिकल रिसर्च का या फिर थ्योरेटिकल रिसर्च का। तो ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर। एक शोधकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? हैविंग अ हाई डिग्री, उच्च डिग्री का होना, साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना होना, बीइंग फेमस इन द फील्ड, क्षेत्र में प्रसिद्ध होना या फिर राइटिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट, लंबी रिपोर्ट लिखना। तो ऑप्शन से समझ आ रहा है साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए एक अच्छे रिसर्चर में, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी की स्पिरिट होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिसर्च कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज अ। अनुसंधान को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? मेयर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ सूचनाओं का मात्र संग्रह, सिस्टमेटिक प्रोसेस टू फाइंड आंसर टू अ प्रॉब्लम, किसी समस्या का उत्तर खोजने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया, रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा या फिर वे टू प्रूव वंस ओन ओपिनियंस, अपनी राय सिद्ध करने का तरीका। तो रिसर्च क्या होती है? सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है किसी भी प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी समस्या का उत्तर खोजने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया, सिस्टमेटिक प्रोसेस टू फाइंड आंसर्स टू अ प्रॉब्लम। A teacher conduct research to improve the discipline in their own classroom. This is known as। एक शिक्षक अपनी कक्षा में अनुशासन को सुधारने के लिए एक शोध करता है। इसे किस रूप में जाना जा सकता है? बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च। तो यहाँ पर कीवर्ड एक याद रखना, जब भी सुधारने की बात आती है, इम्प्रूव करने की बात आती है, तो वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्शन रिसर्च। तो कीवर्ड से याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। मात्रात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक विशेषता है। नरेटिव डिस्क्रिप्शन, स्मॉल सैंपल साइज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव किससे संबंधित होती है? न्यूमेरिकल डेटा के मेजरमेंट से। तो डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण, संख्या वगैरह नंबर की जहाँ पर बात हो रही है तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात आती है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। A researcher studies the effect of sleep duration on test scores. In this study, sleep duration is the। एक शोधकर्ता है, वो नींद की अवधि का टेस्ट के स्कोर पर पड़ने वाले प्रभाव को अध्ययन करता है। इस अध्ययन में नींद की अवधि क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल या फिर कंट्रोल वेरिएबल। तो मैंने आपको दो टाइप के वेरिएबल समझाए थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कारण जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर नींद की अवधि क्या है? मान लो आपकी नींद की अवधि कितनी है? 6 घंटे की। तो उसका प्रभाव आपके टेस्ट के स्कोर पर पड़ेगा। आपने 6 घंटे की नींद ली है तो आपका टेस्ट का स्कोर अच्छा होगा, लेकिन आपने अगर 8 घंटे की नींद ली है तो टेस्ट का स्कोर और ज़्यादा अच्छा होगा। तो कारण क्या है? नींद की अवधि, नींद के घंटे, और प्रभाव किस पर पड़ रहा है? टेस्ट के स्कोर पर। तो यहाँ पर नींद की अवधि क्या है? कारण है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल्स दैट आर नॉट ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट टू द रिसर्चर बट मे अफेक्ट द रिजल्ट आर कॉल्ड। वे चर जो शोधकर्ता के सीधे हित के लिए नहीं है लेकिन परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टारगेट वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, प्रेडिक्टर वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी दो समझाए थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके अलावा एक तीसरा होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो हमारी रिसर्च को मैनिपुलेट कर सकता है ना, उसके परिणामों को प्रभावित कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बाहरी चर, जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि अभी एक आया था एग्जाम्पल कि नींद की अवधि का आपके टेस्ट के स्कोर पर फर्क पड़ रहा है, कि नींद की अवधि आपने 6 घंटे की नींद ली है तो आपके टेस्ट के स्कोर पर क्या फर्क पड़ेगा, आपकी 8 घंटे की नींद का आपके टेस्ट स्कोर पर क्या परिणाम होगा। तो ये हमने पढ़ा था। तो
तो नींद की अवधि तो है, इसके साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी होगा। तो स्ट्रेस लेवल क्या हो जाएगा, आपका एक बाहरी चर हो जाएगा। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, आपने 6 घंटे की नींद ली है, तो आपके टेस्ट के स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने 8 घंटे की नींद ले भी ली है लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा है, तो फिर आपका जो टेस्ट का स्कोर है वो थोड़ा सा कम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उसके परिणाम को प्रभावित कौन कर रहा है, एक्सट्रीनियस जो बाहरी वेरिएबल है, जैसे कि स्ट्रेस वगैरह भी प्रभावित कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रीनियस वेरिएबल, बाहरी चर इसको कहा जाता है, जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। A researcher is studying the effect of incentive on employees' productivity to ensure results are accurate. They keep the working environment जैसे लाइट, टेम्परेचर सभी के लिए उन्होंने सेम रखा है। Here वर्किंग एनवायरनमेंट इज द, तो वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ पर क्या है, एक शोधकर्ता कर्मचारी उत्पादकता पर प्रोत्साहन के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। तो परिणाम को सटीक सुनिश्चित करने के लिए वो कार्य का जो वातावरण है, प्रकाश है, तापमान है, इसको सभी के लिए समान रखा है उसने। तो यहाँ पर कार्य वातावरण क्या हो जाएगा, तो इसको कंट्रोल किया गया है, तो ये कंट्रोल वेरिएबल है। ठीक है, इन सभी को, प्रकाश को, तापमान को सभी के लिए एक समान रख के कंट्रोल किया गया है, तो ये कंट्रोल वेरिएबल हो जाएगा। A researcher wants to ensure that specific subgroup, male, female, urban, rural, are represented in the sample in the same proportion as they exist in the population. Which sampling method should be used? एक शोधकर्ता ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो विशिष्ट उपसमूह है, जैसे पुरुष महिला का, शहरी लोगों का, ग्रामीण लोगों का, नमूने में उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में वो जनसंख्या में मौजूद है। किस नमूनाकरण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको सैंपल पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जो अलग अलग किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर आप अलग अलग जो ग्रुप बनाते हो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि आपने रिलीजन के बेसिस पर एक अलग ग्रुप बना दिया, आपने पुरुषों का अलग ग्रुप बना दिया, महिलाओं का अलग बना दिया, शहरी लोगों का अलग बना दिया, ग्रामीण लोगों का अलग बना दिया। तो इस तरह से स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सैम्पलिंग टेक्निक इज ऑल्सो नॉन एज जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग किसको कहा जाता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग को, पर्पसिव सैम्पलिंग को, क्लस्टर सैम्पलिंग को या फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को। तो जजमेंटल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग को कहा जाता है। मतलब इसमें आप अपने हिसाब से किसी को भी चूज कर सकते हो। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है पर्पसिव सैम्पलिंग, और जजमेंटल सैम्पलिंग उसको कहा जाता है। A researcher select every 10th house on a street for a survey. This is an example of, ये भी मैंने आपको बताया था, जो रेगुलर इंटरवल पर अगर आप चूज कर रहे हो, हर 5वीं पर्ची आपने निकाली है, हर 10वें व्यक्ति को आपने निकाला है, हर 10वें घर को आप चूज कर रहे हो जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो उसको क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसर्चर कमिट्स अ टाइप 1 एरर व्हेन दे, एक शोधकर्ता टाइप 1 एरर तब करता है जब वो एक्सेप्ट करता है फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस या फिर रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। तो अभी मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर दोनों पढ़ाई थी। टाइप 1 एरर मतलब बड़ी गलती, अगर आपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया तो आपकी जो H1 हाइपोथेसिस है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर टाइप 1 एरर तब होती है जब आप रिजेक्ट कर देते हो ट्रू नल हाइपोथेसिस को। और टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नॉन एज, टाइप 2 एरर को क्या कहा जाता है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, स्टैंडर्ड एरर या फिर सैम्पलिंग बायस। तो टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। गैर संभाव्यता नमूनाकरण का मुख्य दोष कौन सा है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। रिजल्ट कैन नॉट बी कॉन्फिडेंटली जनरलाइज टू द होल पॉपुलेशन, परिणामों को पूरे विश्वास के साथ पूरी आबादी पर लागू या सामान्यकृत नहीं किया जा सकता। इट रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसके लिए जटिल गणितीय सूत्र की आवश्यकता होती है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि पूरे विश्वास के साथ आप इसको पूरी आबादी पर लागू नहीं कर सकते। रिजल्ट कैन नॉट बी कॉन्फिडेंटली जनरलाइज टू होल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन थे यूनिट 2 के। अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हुए होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि और भी जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर यूनिट 1 या और भी वीडियोज़ इसके पढ़ना चाहते हो तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारे वीडियोज़ रिवाइज कर सकते हो। अभी यूनिट 1 पढ़ा चुकी हूँ मैं, और भी वीडियोस इसके आएंगे और आप भी बता सकते हो आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पर। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।